कि आप शादी करने वाली हैं राम मंदिर। राम मंदिर ही क्यों आप लोगों ने डिसाइड किया? भगवान राम के आशीर्वाद के साथ उनके चरणों तले अगर शादी हो तो इससे ज्यादा सफल शादी और किसकी हो सकती है। तो आपने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं जो है बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। अगर मेरे हस्बैंड का डेथ नहीं होता तो शायद अभी मेरे 6-7 बच्चे होते। तो बच्चा पैदा करने की मशीन ही तो बना दिया है ना। मुस्लिम पुरुष से मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि जो मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो किसी मुस्लिम पुरुष से मुझे नहीं मिल सकता है। आप सीएम की बात कर रही हैं, अगर आप बन गई, मान लीजिए आप बन गई, सबसे पहले काम क्या करेंगे वहां पे? सबसे पहले मैं मदरसे तोड़वा दूंगी। बीजेपी कितना फंड करती है आपको ये सब कुछ बोलने का? सर को सब पता कर ले, अगर कुछ ना मिला तो रखना पड़ेगा फिर। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए भाई, क्यों? सीमा गुलाम हैदर पर शक की सुई तो रहेगी। पाकिस्तानियों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है और मैं भी नहीं करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि थूकने से खाने की नजर उतरती है। जैसे बिरयानी का देख खुलता है ना, हाँ। तो वो पतीले का ढक्कन खोलते के साथ ही ये थूकना नहीं। अब देखिए अब आप मुझे पिन कर रही हैं, पोक कर रही हैं और मैं वही चाहती हूँ, आप बताइए। किसी भी मस्जिद के बाहर एक गिलास पानी लेकर के नमाज के बाद खड़े हो जाइए। जितने मौलाना उसमें फूकेंगे पानी, वो फूकते नहीं है, वो थूकते हैं। हिंदुओं के साथ ये क्यों किया जाता है? ये तो हमारे अल कुरान में वजाहत है ना कि हिंदुओं को, काफिरों को जितनी तकलीफ दोगे उतना अल्लाह सुभान खुश होंगे। औरत का बुलंद होना ये इस्लाम में बड़ा गुनाह है। नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कोई पहचान की मोहताज नहीं, अपनी बेबाक अंदाज से ये लोगों के बीच जानी जाती हैं। ये जब बोलना शुरू करती हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद कर देती हैं। ये बीजेपी की नेता और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। तो आज हम इनकी जिंदगी के पहलुओं पर बात करेंगे और जो विवादित बयान इनकी तरफ से दिए गए हैं उस पर भी हम आज जो है बातचीत करने वाले हैं। और ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ नाजिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका। सबसे पहले कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बड़ी जबरदस्त हूँ। मैं अच्छी रहती हूँ तो यहाँ इस देश के 15 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। चलिए ठीक है, अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बचपन से हम आपका शुरू करेंगे कि बचपन कैसा बीता, कैसा आपका बचपन रहा, कितने संघर्षों से आपने अपने बचपन को जिया है। और इसी के साथ मैंने सुना कि आपका बहुत ही छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई, उसके बाद वो विधवा वाला दौर कितना चुनौतीपूर्ण था? बचपन भी बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बीता है और क्लास 11 में मेरी शादी हुई थी। 12 कंप्लीट भी नहीं हुआ था। 11 में शादी हुई थी और उसके बाद फिर निकाह हो गया था और उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट थी और 1 महीना 26 दिन के बाद मैं विडो हो गई। उसके बाद से मैं और मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी को संभाला और आगे स्ट्रगल किया, मेहनत किया। स्ट्रगल करना ही है लाइफ में, पर मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। संघर्ष बहुत किया क्योंकि रिबेल थी, क्योंकि वल्नरेबल थी, क्योंकि आउटस्पोकन थी। तो इस वजह से और भी ज़्यादा संघर्ष की जो परिस्थिति जो है वो और भी कठिन होती चली गई। लेकिन मैंने हैंडल किया और महादेव की कृपा रही कि आज आपके बगल में बैठने का मौका मिला। बिल्कुल। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि प्रेगनेंसी, जिस तरीके से आप अभी अपनी प्रेगनेंसी की बात कर रही थी, आपने एक बच्ची को जन्म दिया और कई इंटरव्यू में मैं सुन रही थी कि देखिए आज जो है वो निशानी, वो प्यार की एक निशानी जो मेरे पास है, लेकिन अबॉर्शन की बात भी सामने आई थी। मम्मी पापा ने साथ नहीं दिया और कहा कि अबॉर्शन कर लीजिए। नहीं, एक्चुअली मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब मेरा वोटर आईडी कार्ड भी नहीं था, तो मतदान देने की औकात मेरी नहीं थी उस वक्त। उम्र नहीं थी। तो सबको ऐसा लगा कि इतने कम एज में विधवा होना और फिर बच्चा भी, तो आगे की जिंदगी जो है वो बहुत ही मुश्किलों में गुजरेगी। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में विधवा को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कोई मुस्लिम पुरुष किसी विधवा को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसके माथे पर एक वो लग जाता है, एक दाग, बदनुमा दाग, कि निकाह हुआ और इतनी बदकिस्मत है कि देखो 1.5 महीने में विधवा हो गई और उसके बाद फिर एक बच्चा भी हो जाएगा। तो मेरे अब्बा के उम्र का कोई व्यक्ति मुझे तीसरी या चौथी या 5वीं बीवी बना करके लेकर जाएगा। यही कारण था कि आपने शादी नहीं की दूसरी बार? ये कारण था कि मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि कम से कम अबॉर्शन कर लोगी तो बच्चा जो है वो कम से कम नहीं रहेगा, तो एक अच्छे उम्र के आदमी से आपका निकाह दोबारा हो सकता है। लेकिन मुझे बच्चा पैदा करना था
क्योंकि जो भी परिस्थिति थी और जो भी दिक्कतें या मुश्किलात मेरे सामने आई वो मेरी तकदीर थी और महादेव ने यही मेरी तकदीर में लिखा था। तो इसलिए मैंने बच्चा तो पैदा किया और बच्चा पैदा करने के बाद मुझे पता था कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में मेरे उम्र का या मेरे मिजाज का या मेरी पसंद का कोई लड़का मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर मैं ये सारी चीजें सैक्रिफाइस कर भी लेती हूँ तो भी मेरे बेटे को पिता का, ओरिजिनल पिता का प्यार वो आदमी, वो व्यक्ति नहीं देगा। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो सिर्फ अपने पैदा किए हुए बच्चे को ही एक ओरिजिनल, एक लॉयल प्यार दे पाते हैं। अच्छा। लड़की अगर पहले पति का बच्चा लेकर आ रही है तो वो बिल्कुल भी दूर हो जाता है, साइड हो जाता है। तो इसलिए मैंने 2 फैसले लिए और 2 फैसलों पर मैं बिल्कुल अटल रही और वो दोनों फैसलों पर मैं बिल्कुल प्रखर रही। और आज पूरी दुनिया देख रही है, मेरा बेटा बहुत लैविश लाइफ और बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बिता रहा है, मैं भी बहुत लैविश लाइफ और बहुत खूबसूरत जिंदगी बिता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी कम उम्र में जो फैसला मैंने लिया वो फैसला बहुत अच्छा था। चलिए, इसी के साथ जब बच्चों की बात हो ही रही है तो एक बयान जो है, आपकी चीजें चलती रहती हैं, तो ऐसे में आपने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं जो है बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। आप भी तो एक मुस्लिम महिला हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में आती हैं? बिल्कुल आती। अगर मेरे हस्बैंड का डेथ नहीं होता तो शायद अभी मेरे 6-7 बच्चे होते, या मैं किसी और व्यक्ति से मेरा निकाह हो जाता तो शायद अभी मैं बच्चा पैदा करने की मशीन मैं भी बन जाती। आप मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में, एरिया में आप जाइए, एक मतलब एक मम्मी पापा, अम्मा अब्बा है और उसके 15 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। हाँ। मैं कोलकाता में जो मेरे एंसेस्टर का जो घर था और दिल्ली जामा मस्जिद के पास जो मेरे एंसेस्टर का घर अभी भी है, तो उसमें दोनों जगहों पर मैंने देखा है कि जो पास पड़ोस जो नेबर थे, किसी के 15 बच्चे, किसी के 11 बच्चे, किसी के 9 बच्चे। और अक्सर जिन केसेस को मैं देखती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी की जो बेटियां मेरे पास आती हैं केसेस लेकर के, उसमें एक मूल बात ज्यादा आती है कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है लेकिन मेरा पति मेरे से बच्चा पैदा करवाए जा रहा है। और प्रैक्टिकल तरीके से मैं देखती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के घरों में मतलब 5 बच्चे से कम तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चा पैदा करने की मशीन ही तो बना दिया है ना। शरीर हमारा है, हमारा शरीर खत्म हो रहा है और आप अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है कर करके आप बच्चे पैदा करवा रहे हो, तो हम मशीन तो नहीं है ना। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यह है कि मुस्लिम होकर मुस्लिमों का विरोध क्यों? नहीं, मैंने विरोध कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं तो किया है। उसी नजरिए से देखते हैं ना। नहीं, ये जानबूझ करके वो करते हैं, एक प्रोपेगेंडा, एक हवा बना देते हैं ताकि मैं डर जाऊं, मैं चुप हो जाऊं, मैं अपनी जुबान को बंद कर लूं। मैंने 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL डाला जिसमें मैंने कहा मुसलमान बेटियों को क्लास 12 तक पास करने दो, उसके बाद उसका निकाह करवाओ। राज्य सरकार, ममता बनर्जी की सरकार कुछ ऐसा कानून लेकर के आए कि जब तक 12 का सर्टिफिकेट मुस्लिम बेटियों का ना देखा जाए तब तक निकाह हो ही ना। और अगर कोई मौलाना छुप करके निकाह करा देता है तो वो अरेस्ट हो जाए। तो ये मैंने मुसलमान बेटियों के लिए भलाई का काम किया या बुराई का काम किया? अब मैं कहती हूं कि मुसलमान बच्चों को मदरसा जाकर के अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको ज्ञान और विज्ञान पढ़ाओ, वो IAS IPS बने। अब ये मैं भलाई का काम कर रही हूं या बुराई का काम कर रही हूं? बेसिकली है क्या कि ये जो जितने भी मौलवी, मुल्ला और कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, ये सोचते हैं कि पूरी की पूरी 22 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी अगर पढ़ लेगी तो इनके पीछे पीछे भेड़ का चाल चलेगा कौन? अब असदुद्दीन अवैसी है, असदुद्दीन अवैसी खुद बैरिस्टर बन करके आया विदेश से। अब वो सबको अगर बैरिस्टर ही बना दे तो फिर ये नारे तकबीर उसके पीछे पीछे करेगा कौन? बिल्कुल। सब तो असदुद्दीन अवैसी की तरह पार्लियामेंट ही जाने का सोच लेगा कि भाई हम भी जा सकते हैं, हम भी बैरिस्टर बन गए, हम भी पार्लियामेंट चले जाएंगे, हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। तो ये इनकी चालबाजी है कि भाई मैं बन गया असदुद्दीन अवैसी, मैं बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब तुम भेड़ की चाल चलो, तुम मेरे नकलची बंदर बन करके चलो और तुम मेरे लिए झंडा और डंडा उठाओ। लेकिन मैं इतनी पार्शियल नहीं हूं और मैं इतनी बदतमीज नहीं हूं कि मैं अपने मुसलमान कौम को जाहिल झपट रख करके, उनको बेहुदा और बदतमीज रख करके मैं जाकर के चौधराइन बन करके बैठ जाऊं कि हाँ भाई देखो आज नाजिया इलाही खान तो मतलब न्यूज चैनल पे छाई रहती है, नाजिया इलाही खान इज सेलिब्रिटी। नहीं, मैं चाहती हूं कि प्रत्येक मुसलमान बेटियां नाजिया इलाही खान बन जाए। अब सेलिब्रिटी का आपने जिक्र कर ही दिया है तो एक पहलू जो इस वक्त आपके बिल्कुल चारों ओर घूम रहा है और जिसकी चर्चाएं भी हो रही हैं, अब जरा उसी की बात कर लेते हैं। हिंदू, बिल्कुल मुस्लिम से बिल्कुल हिंदू समुदाय में आप एंट्री लेने वाली हैं, शादी करने वाली हैं, क्या कहेंगे? महादेव की कृपा है, महादेव ने मिला दिया, मैंने स्वीकार कर लिया।
और इतने खूबसूरत व्यक्ति, इतने खूबसूरत इंसान अगर टकराएं जिंदगी में और वो खुद प्रपोज करें, तो मुझे लगता है कि महादेव का आशीर्वाद था, मैंने एक्सेप्ट किया, ठुकराया नहीं। अच्छा, काफ़ी टीवी चैनल्स में आप ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं तो सिंगल हूं, बट ये मिंगल कब आप बन गई, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। काफ़ी उत्सुक है और काफ़ी लोगों के तो कॉल भी आए कि भाई वो तो कहती थी कि मैं सिंगल हूं, और कब ये इतनी क्लोजनेस आ गई? नहीं, मुझे लगता है, मुझे याद है बहुत अच्छे से, और वो क्लिपिंग्स भी बहुत सारी है मेरे पास कि नेशनल और इंटरनेशनल सभी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था कि मैं कभी भी किसी मुस्लिम पुरुष से मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो किसी मुस्लिम पुरुष से मुझे नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस कम्युनिटी में मैं पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, मुझे पता है। लेकिन अगर कोई अच्छा कट्टर सनातनी मुझे मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। मैंने यहाँ तक कहा था कि ऐसा सनातनी जो रुद्राक्ष धारण करता हो, जो रोज सुबह उठ करके ध्यान लगाता हो, जो तिलक लगाता हो, जो अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ एक धार्मिक जो अटैचमेंट है वो हो, तो वो इंसान खुद महादेव ने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपकी बातों से मुझे लग नहीं रहा कि मैं एक मुस्लिम समाज की महिला से जो है बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप बार बार महादेव महादेव जो रिपीटेशन आपका हो रहा है उससे लग रहा है। अच्छा ठीक है, इसी बीच राम मंदिर का जिक्र हो रहा है कि आप शादी करने वाली हैं राम मंदिर ही क्यों आप लोगों ने डिसाइड किया? बहुत सारे लोग बैंकेट हॉल में करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, लेकिन राम मंदिर ही क्यों? देखिए, ना मैं स्वरा भास्कर हूँ जो बिकिनी से नमाज के दुपट्टे पे आने वाली हूँ, ना मैं महुआ मोइत्रो हूँ जो विदेश में जाकर के कमर लचका के शादी करूंगी, ना मैं नुसरत रूही जहान जैन हूँ कि विदेश में शादी करके आकर के भारत में कहूंगी कि वो तो शादी हुई ही नहीं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे और संपत्ति है कि मैं करोड़ों रुपए अपनी शादी में खर्च करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि सिंपल, साधारण और भगवान राम के आशीर्वाद के साथ उनके चरणों तले अगर शादी हो तो इससे ज्यादा सफल शादी और किसकी हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। अच्छा ठीक है, राम मंदिर में आप शादी करने वाली हैं तो फिर आपको हिंदू बनना पड़ेगा, और ऐसे में क्या योगी जी से आप अपना नामकरण करवाएंगी? मुझे बिल्कुल नामकरण करने की जरूरत नहीं है, और मुझे बिल्कुल हिंदू बनने की भी जरूरत नहीं है। प्रत्येक भारत का नागरिक, संवैधानिक नागरिक, संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखने वाला नागरिक सनातनी ही है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय से आ रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आ रहा हो, अगर उसकी जिंदगी में सबसे पहले संविधान है तो वो सनातनी है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उसके पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम की दी। इस भारत में रहने वाला सनातनी होगा और उसको होना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे नामकरण करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि योगी जी कन्यादान करें, ये मेरी अपेक्षा उनसे जरूर है। अच्छा, कन्यादान का भी जिक्र एक बार कर ही लेते हैं, क्योंकि कन्यादान आपके पहले इंटरव्यूज में मैंने सुना कि आप कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो कन्यादान करेंगे। क्या कोई बातचीत हुई थी आपकी कि ऐसा कन्यादान वो करेंगे? किस बेसिस पे आप आपके इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हैं? क्या हम परिवार वाले नहीं हैं? और मुझे जिस हिसाब से योगी जी की विचारधारा पसंद है, मुझे तो बंगाल में ये भी कहा जाता है कि अगर नाजिया इलाही खान कभी बंगाल की सीएम बन गई तो योगी 2.0 बन जाएगी। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि जिनको मैं आप सीएम की बात कर रही हैं, अगर आप बन गई, मान लीजिए आप बन गई, सबसे पहले काम क्या करेंगे वहां पे? सबसे पहले मैं मदरसे तोड़वा दूंगी, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान बच्चों को अरबी की जरूरत नहीं है, उनको ज्ञान और विज्ञान की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर जो इतना दरम भरम हो चुका है पश्चिम बंगाल में, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करूंगी, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में जजेस को गालियां परोसी जाती हैं, जिस हिसाब से जजेस के न्याय को, उनके जजमेंट को और न्यायपालिका को कोसा जाता है और अभद्र शब्दावली से एड्रेस किया जाता है, इन सारी चीजों पर मैं कड़े कदम उठाने की कोशिश करूंगी। वैसे मुझे सीएम बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बिल्कुल यूएन जाने के लिए तैयार हूं। यूनाइटेड नेशन में मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट करना चाहती हूं, बस यही भगवान से मेरी उम्मीद है। ठीक है, जब कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल की बात हो ही रही है, तो कोलकाता पुलिस ने जो है आपके खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर बोला था और ये कहा जा रहा था कि आपने पैसे लिए लेकिन केस नहीं लड़ा।
ऐसी बातें सामने, या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रही हैं, या फिर आप झूठ बोल रही हैं वो सच बोल रहे हैं, क्या है आपके चैनल के सच? क्या है माध्यम आप से सच बताइए हमारे दर्शकों को कि सच क्या है। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस किसी का भी मैंने पैसा मारा है वो FM न्यूज पर आ जाएं। और ये हमारी एंकर बैठी हुई है इतनी सुंदर, उनके बगल में बैठिए, ये मुझे बुला लेंगी और आप प्रूफ सामने रख दीजिए। और आप चाहें जिसका मैंने पैसा लिया है। तो पुलिस ऐसा कह क्यों रही है? नहीं, लोअर कोर्ट नहीं मुझे बेल दिया ना, लोअर कोर्ट नहीं मुझे बेल दिया ना, मुझे तो हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा, मुझे तो अपर कोर्ट नहीं जाना पड़ा, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आना पड़ा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक फायरी नेता का अरेस्ट होना और उसके बाद फिर 9 घंटे में बेल लेकर के वापस आ जाना और लोअर कोर्ट से ही वापस आना, ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब ये है कि जिसने ये कंप्लेन किया वो कमजोर था, उसने झूठ बोला था। बेसिकली ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो 5 फरवरी 2012 में नासिर खान कादिर खान बलात्कारी अरेस्ट हुआ था और 2021 में नासिर खान को बेल मिला था। वो बाहर आया था 10 साल की सजा खटने के बाद। लेकिन आज भी उस बलात्कारी नासिर खान को ऐसा लगता है कि जो प्राइम एक्यूज कादिर खान है उसका बेल नहीं हो पा रहा है मेरी वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा बलात्कार के विरोध में मैं ही बात करती हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही कहती हूँ कि जो बलात्कारी है वो कोई भी जाति और धर्म का हो उसको तुरंत फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। बिल्कुल। तो ये नासिर खान ने TMC के फरहाद हकीम के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की है और फरहाद हकीम जो मेयर है कलकत्ता का, ममता बनर्जी का बहुत ही लाडला मंत्री है और हमेशा विवादित बयान देता है। बस ये समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस 2.0 है, वो फंडिंग करता है और नासिर खान ने एक अग्रवाल नाम के एक मारवाड़ी को हायर किया है जो छुपा रहता है कहीं पर किसी गुफा में और वो ये सारे प्रोपेगेंडा को वायरल करता है। जबकि नासिर खान भी सामने नहीं आ रहा है, वो अग्रवाल भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कंप्लेनेंट वो अग्रवाल ही है जो ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो उस अग्रवाल को आई थिंक कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने उस अग्रवाल के ऊपर 5 केसेस किए हैं जिसके रिट पिटीशन के नंबर भी मेरे फोन पर है, मेरे पास ही है, मैं वो दे भी देती हूँ। एक बार भी उसने अपेयर नहीं किया है हाई कोर्ट। आज मैं आपसे अगर 10 रुपए लूंगी और भाग जाऊंगी और मैं ही केस करके अगर आपको बुलाऊंगी कि आके अपना पैसा ले जाओ तो आप आओगे ना? बिल्कुल। तो अगर वो नहीं आ रहा है अग्रवाल तो इसका मतलब है कि उसके वो उसी के मन में छुपा हुआ है। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, लव लाइफ की हम लोग बात करते हैं क्योंकि बहुत तड़कता भड़कता चीजें होंगी, थोड़ा लव लाइफ की तरफ घुसते हैं। एक्टर हैं पुनीत वशिष्ठ जी और ऐसे में आप भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या हम आने वाले टाइम में नाजिया जी को एक्ट्रेस देख सकते हैं एज एक्ट्रेस? नो। अरे बहुत खूबसूरत हैं आप। नहीं, मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ, बस काम चलाओ भगवान ने बनाया है मुझे, मैं भगवान की आभारी हूँ कि बस काम चलाओ हूँ मैं। और आप मुझे खूबसूरत बोलिएगा तो कई लोग नाराज हो जाएंगे और खास करके मुस्लिम समुदाय तो बहुत नाराज हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं। एक्टिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, मैं वो हमेशा रो रही हूँ। आप लोग तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देश और विदेश के सारे एंकर्स मुझे जानते हैं कि मैं जब स्टूडियो में आती हूँ तो मैंने कभी आज तक टचअप भी नहीं लिया, कभी भी नहीं। जैसे भी आती हूँ वैसे ही बैठ जाती हूँ। तो एक्टिंग, तभी तो मैं कह रही हूँ आप बहुत खूबसूरत है। क्या आगे हम देख सकते हैं? क्योंकि एक्टर तो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, आप पेशे से वकील हैं, बीजेपी की नेता हैं, अब ये थर्ड एक स्टेप। नहीं, नो वे, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। मैं जैसे हूं मैं वैसे ही ठीक हूं और मैं अपने करियर को बहुत ही प्रायोरिटी देती हूं। मेरा लीगल करियर भी बहुत सक्सेसफुल है, सबको पता है, और मेरा पॉलिटिकल करियर भी बहुत सक्सेसफुल है, सबको पता है। और मैं पूरी तैयारी में हूं कि मैं UN जाऊं। तो ऐसे में बीच में एक्टिंग को बीच में लाना, वो कहीं ना कहीं मेरे फोकस को, राष्ट्रभक्ति को, और जो मेरे रिसर्च इतने सारे PILs पे चल रहे हैं जो 2026 में इतने महत्वपूर्ण मेरे PILs आने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे दिशा को खराब करेगा और एक्टिंग मेरे बस की ही नहीं है। चलिए ठीक है। वही पुनीत वशिष्ठ जी जो हैं वो एक्टर हैं और गुड एक्टर, बिल्कुल सच अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई एम सो ब्लेस्ड के बहुत ही कट्टर सनातनी हैं, बहुत ही कट्टर हिंदू हैं और बहुत ही खूबसूरत मिजाज के हैं। तो आपने ये दोनों ने डिसाइड किया था कि हम राम मंदिर में ही शादी करेंगे? हाँ। अच्छा ठीक है। इसी के साथ देखिए, आप जिस तरीके से वो एक्टर हैं तो बहुत बार ऐसे सीन्स होते हैं, आप किसिंग सीन, अब वो तो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि अतरंगी अश्लील सीन्स भी हम कह सकते हैं, जिससे कि बहुत अतरंगी होते, कंफर्टेबल इंसान नहीं हो पाता।
तो ऐसे में क्या आप अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर महसूस करती हैं? आप कहते हैं ना कि पजेसिव हो जाना किसी के लिए, इस टाइप का कुछ? नो वे आई एम नॉट अ जजमेंटल फीमेल, और वो उनका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में मुझे लगता है कि वो जितना खुलकर काम करे, बिना किसी हिचकिचाहट और हेजिटेशन के काम करे, तो वो उनके एक्टिंग करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। और उनके करियर के बीच में मैं कभी नहीं आने वाली, मेरे करियर के बीच में वो कभी नहीं आने वाले। और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा कोई किसिंग सीन विन करेंगे तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी देखूंगी। शूटिंग में जाएंगी या नहीं, वैसे? शूटिंग में नहीं, हाँ। स्क्रीन पर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ देखिए, अब लव लाइफ की बात तो आपकी हो गई है। अजमेर दरगाह में रेप होते हैं, क्या सबूत है? अजमेर 1992 पूरा सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास, बोलिएगा तो, या आप भी गूगल में ढूंढ लीजिए। मास रेप हुआ था। सबूत क्यों मांग रही हैं? मास रेप हुआ था, और उस जमाने के एक हिंदी पत्रकार ने जब उसको छापने की जुर्रत की थी, तो कांग्रेस की सरकार ने उस पत्रकार के साथ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज किया था, ये भी किसी से नहीं छुपा है। हिंदू बेटियों का न्यूड फोटोशूट, और इसी दिल्ली में 4 मुजाबिर अजमेर शरीफ के आज भी अरेस्ट हैं उसी केस में। चलिए, बीजेपी कितना फंड करती है आपको, ये सब कुछ बोलने का? मेरा बैंक अकाउंट, मेरा घर, सब कुछ आप लोग सीआईडी भेज दीजिए, इनकम टैक्स को भेज दीजिए, ऑफिसर को, सब पता कर ले। अगर कुछ ना मिला तो रखना पड़ेगा फिर तो फिर रखना पड़ेगा। अगर मिल गया तो ले जाओ, हाँ। और मुझे बदनाम कर दो, हाँ। और अगर ना मिला तो फिर सब घर की अलमीरा में भी रखना पड़ेगा और बैंक अकाउंट में भी रखना पड़ेगा। अगर ये मंजूर है, हाँ। तो सबको भेजो, इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजो, सीआईडी को भेजो, सीबीआई को भेजो, सबको भेजो। अच्छा, चलिए, ठीक है। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर क्या सोचती हैं? बहुत बार ऐसा है कि आप एग्री नहीं होती उनकी बातों पे, सब कुछ बढ़िया। कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रही हूँ मैं, प्लीज। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ही बड़े नेता हैं। मैं तो उनके सामने बच्ची हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो उसी तरीके से कोई नेता भी कुछ ऐसी बातें बोलता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वही बातें नाजिया जी, क्या बात है? मे बी उनको मेरी स्पीच का जो तरीका है वो नहीं पसंद आया होगा, या मे बी मेरा अग्रेशन उनको नहीं पसंद आया होगा, या मे बी जो मैं इतना प्रखर होकर के बोलती हूँ वो उनको नहीं पसंद आया होगा। दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। चलिए, ठीक है। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए भाई, क्यों पाकिस्तान जाना चाहिए? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि उसके आने से जो है सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तो फिर क्यों जाना चाहिए सीमा हैदर को वापस? देखिए, 1980 से जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे, पाकिस्तानी, हाँ। और पाकिस्तानी पासपोर्ट रख करके, 2025 तक हमें भी नहीं पता था कि उनसे कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको निकाला गया बिल्कुल, क्योंकि पता चला कि मुजाहिद बनाने का वही लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं, ये पता चला। सीमा गुलाम हैदर पर शक की सुई तो रहेगी, और जिस किसी को भी इस मातृभूमि से, भारत माता से और राष्ट्रभक्ति से बहुत प्रेम है, वो पाकिस्तानियों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है, और मैं भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए वापस जाना चाहिए पाकिस्तान? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अभी कुछ दिन पहले भी आसिम मुनीर जो है, उसने यूएस में बैठ करके बम की धमकी दी है। हाँ। हमने अभी पहलगाम का जो हादसा देखा, उससे पहले मोपला देखा, मालाबार देखा, महाराष्ट्र सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट देखा, होटल ताज देखा, अजमल खसब देखा, यासिन मलिक देखा, याकूब मेमन देखा, बुरहान वानी देखा। तो ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी अगर पाकिस्तानी को हम भाभी बना ले और कल को वो हनी ट्रैप वाली निकल जाए, तो जो भाभी बोल रहे हैं, क्या वो एफिडेविट करके देंगे कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? ठीक। अच्छा, थूक जिहाद, इस पर भी मैं थोड़ा एक आपका कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत लोगों को सुना है, बल्कि मेरे खुद के कलीग्स भी हैं जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हाथ का नहीं खाएंगे। मतलब भले ही सामने से वो लोग ले लें उनके हाथ का, लेकिन खाते नहीं। कहते कि थूक देते हैं वो लोग। ऐसा कितने हद तक ये सही है? आप शायद सही बता पाए इस चीज को। नहीं, ये कहा तो जाता है। सुन्नी हम लोग तो नहीं करते हैं, बिकॉज मेरी फैमिली इज लाइक मेरे जैसी ही है, मेरी पूरी फैमिली मेरे जैसी ही है। लेकिन शियाओं में थूक करके दिया जाता है। क्यों?
नजर उतारने के लिए खाने का, बरकत होने के लिए खाने का। दूसरी चीज है कि शिया सुन्नी भी मैं नहीं कहूंगी, बोला यही जाता है कि शिया करते हैं। अभी जैसे मस्जिद से जब मौलाना बाहर निकलते हैं, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया कि थूकने से खाने की नजर उतरती है। मैं लिटरली पहली बार सुन रही हूँ कि थूकने से खाने की नजर जैसे उतरती बिरयानी का देक खुलता है ना, हाँ। तो वो पतीले का ढक्कन खोलते के साथ ही ये तो फूकना हुआ, ये थूकना नहीं हुआ। नाजिया जी भी जाता है। नहीं, ये थूकना नहीं हुआ। अब देखिए अब आप मुझे पिन कर रही हैं, पोक कर रही हैं, और मैं वही चाहती हूँ, आप बताइए। मैं वही चाहती हूँ, ये थूक जिहाद बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, मैं यही चाहती हूँ कि आप बताइए वो फूकना और थूकने में अंतर। मैं आपको एक बहुत सॉलिड एग्जांपल दे रही हूँ। एक ग्लास में पानी लेकर के किसी मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइए, छोड़ दीजिए फॉरगेट अबाउट शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी हनफी, सब छोड़ दीजिए, हमारा 72 फिरका है। किसी भी मस्जिद के बाहर एक गिलास पानी लेकर के नमाज के बाद खड़े हो जाइए। जितने मौलाना उसमें फूकेंगे पानी, वो फूकते नहीं है, वो थूकते हैं। और हिंदुओं के साथ ये क्यों किया जाता है? क्या कोई खींच है जो हिंदुओं पर निकाली जा रही है? ये तो हमारे अल कुरान में वजाहत है ना कि हिंदुओं को, काफिरों को जितनी तकलीफ दोगे उतना अल्लाह सुभान खुश होंगे। क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा करने से अल्लाह खुश होंगे? अब इस्लाम तो यही कह रहा है, इस्लाम तो यही कह रहा है। मैं इंसान बन गई तो सब मुझे कहते हैं कि आप मुसलमान के विरोध हो गई हैं, आप मुसलमान। अरे मैं मुसलमान के विरोध नहीं हूं, मैं गलत हरकत और अश्लीलता और बेहूदगी और बदतमीजी के विरोध हूं। अब देखिए मैं क्यों कह रही हूं कि मदरसे तोड़ देने चाहिए, या इस्लाम का काम हमारे भारत में नहीं है, या पैरेलल सर्वोच्च न्यायपालिका और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चलना चाहिए। उसकी एक वजह है, बहुत सॉलिड वजह है, बहुत रीजनेबल वजह है। अब देखिए एक हिंदू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में इंटरकोर्स करता है तो वो पॉक्सो में 7 साल के लिए बिल्कुल, जेल में, और कोई एड इंटरिम बेल नहीं, कोई बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ये हमारे भाजपा की सरकार ने ही इसको अमेंड किया दोनों सदन से कि जो पॉक्सो में अरेस्ट होगा उसका कोई बेल अप्रूव्ड या बेल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन एक मुसलमान जब 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसका इंटरकोर्स करता है, और मान लीजिए कि देश का पुलिस, भारत देश का पुलिस उसको उठाकर लेकर जाता है, वो जज को बोलेगा प्यारे नबी ने किया था, मैंने भी किया, आप मेरे इस्लाम के बीच में आ रहे हैं। अब आप बताइए। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि इस देश में सिर्फ संविधान चलना चाहिए, इस देश में सिर्फ इंडियन जुडिशरी चलनी चाहिए। क्योंकि बार बार होता क्या है, देखिए 1984 से लेकर के 2017 तक शाहबानो और सायरा बानो ने क्या कहा, 110 रुपया गुजारा भत्ता और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन, बस इतना ही कहा ना। 1990 की मेरी पैदाइश, ठीक है, 84 में मेरा अता पता भी नहीं था, 2015 में मेरा पिटिशन टैग हुआ शाहबानो जी के साथ। टैग होने के बाद 2015 से 2017 तक मैंने अपने सीनियर के साथ आर्ग्यू किया, और 2017 में अगस्त में ऐतिहासिक जजमेंट आया। एक महिला, 2 महिला शाहबानो और सायरा बानो जवानी में कोर्ट के दहलीज में एंटर करती हैं और बुढ़ापे में कोर्ट के दहलीज से बाहर आती हैं इंसाफ लेकर के। अब वो इंसाफ का वो करेंगी कि अचार डालेंगी? बुढ़ापा आ चुका है, पर ये जवानी से बुढ़ापा तक वो इंसाफ रोक कौन रहा था? शरिया लॉ। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, कानपुर के आसपास जब आप निकल रही थी तो आप पर हमला हुआ था जी। पुलिस तो कह रही है हमले से इनकार कर रही है, और आप कहती हैं कि आप पर हमला हुआ था, क्यों? सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह को मैं बुलाना चाहती हूं कि वो आकर के सामने में पूरे प्रेस मीडिया और पूरे देश के प्रेस मीडिया के सामने ड्राइवर के नींद लगने का स्टेटमेंट दे दें। मैं मान जाऊंगी कि मैं झूठ बोल रही हूं। ऑन कैमरा आपके बगल में बैठ करके सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह का मैं नाम लेकर के कह रही हूं कि मैंने उसको 2 डेफेमेशन नोटिस भेजा है, 4 कंप्लेन लेटर मैंने उसके खिलाफ भेजा है उत्तर प्रदेश डीजीपी को। मुझे चीफ सेक्रेटरी, सीएम चीफ सेक्रेटरी का फोन आया कि मैं इस केस का कार्रवाई अब पर्सनल तरीके से देख रहा हूं। सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह के मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा भांडा मैंने फोड़ा, पूरा हिजाब मैंने उतारा। सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह को अभी आप फोन लगाइए और कहिए कि नाजिया जी बात करना चाहती हैं, वो फोन काट भी देगी और आपका नंबर भी ब्लॉक कर देगी। डर वो क्यों रही है? झूठ तो मैंने बोला ना, तो उसको डरने की क्या जरूरत है?
चलिए ठीक। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हाँ। जो कोई भी मुझे ट्रोल करने के लिए या जो कोई भी मुझे झूठा साबित करने के लिए सामने आता है ना, नतीजा ये होता है या तो उसको अपना राज छोड़ना पड़ता है, या तो उसको अपना पोजीशन छोड़ना पड़ता है, और या तो उसको अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ता है। क्योंकि मैं झूठ के सहारे पर यहां पर नहीं आई हूं, बिल्कुल, मैं सत्य के साथ यहां पर पहुंची हूं। इसलिए जो 5 शादी की बातें करते हैं वो छुप जाते हैं, जो पैसे की बातें करते हैं वो छुप जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये तो झूठ बोल रही है, इसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ था, वो आज छुपी हुई बैठी हुई है। और मैं ऑन कैमरा सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह से कह रही हूं कि ड्राइवर के नींद लगने का स्टेटमेंट का कॉपी दिखा दो। अच्छा, दुर्भाग्य इस बात का है कि सारे न्यूज वाले ने अरे नाजिया झूठ बोल रही है, नाजिया झूठ बोल रही है, लेकिन किसी ने फोन करके वो ड्राइवर का स्टेटमेंट नहीं मांगा कि भाई आप जो इस देश के भारतीय जनता पार्टी की एक फायर ब्रांड नेता के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आप लगा रही हैं, कम से कम आप ड्राइवर के स्टेटमेंट का कॉपी तो दे दीजिए। आज अगर आपने अजमेर के बारे में मुझसे पूछा कि प्रूफ दीजिए, हाँ, कि रेप कहां हुआ, मैंने आपको दे दिया ना पूरा। अजमेर 1992 का, यहां तक कि कितने लोग अरेस्ट हैं अभी भी, वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रूफ दीजिए कि कहां ड्राइवर की नींद से एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि एंकर भी अपना होमवर्क करके बैठता है ना। बिल्कुल। चलिए ठीक है। आप कहती हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उन्हें मुस्लिम समाज में दबाया जाता है, तो नाजिया जी आप तो खुद मुस्लिम समुदाय से हैं और उस समुदाय से उठकर आप एडवोकेट बनती हैं, बीजेपी की नेता बनती हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? अगर दबाया जाता है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक के बाद एक उपलब्धि हासिल कर रही हैं? मेरे जैसी 10 और महिलाएं बताइए मुसलमान, बताइए। दबाई जाती हैं, बहुत दबाई जाती हैं, और आज भी नाजिया इलाही खान को दबाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, पूरी एक टीम। आई थिंक जुलाई के महीने में देवबंद में मेरे खिलाफ पूरी एक मीटिंग हुई है कि नाजिया को काउंटर करना अब बहुत मुश्किल है। हमने उसको मलाइन किया, हमने उसके ऊपर बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां करवाई, हमने उसको चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब मेरी मृत्यु तो तय है, अब आज हो, कल हो, 2 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, और ये मुझे काट करके बोटियों में गटर और नाले में डालेंगे, क्योंकि इस्लाम में औरत का बुलंद होना ये है ही नहीं। देखिए, 4 खान ने जैसे ही ग्रैब किया बॉलीवुड को, सारी मुसलमान एक्ट्रेस गायब। एक भी मुस्लिम एक्ट्रेस नहीं है जो रिनाउंड है, जो फेमस है। बिल्कुल। और अगर एक आध दो आती भी है बेचारी उछलती कूदती, तो उसको ऐसा बैन किया जाता है और ऐसा उसके करियर को डैमेज और डेवास्टेट किया जाता है कि वो घर पर बैठ जाती है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए है, इस्लाम महिलाओं के लिए है नहीं। और आज जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे 22 करोड़ मुसलमानों ने अपने आप से दूर कर दिया है, बिल्कुल दूर कर दिया है। मेरे सोशल आईडी पर आप जाइएगा, आप इंस्टा पर जाइए, सिर्फ गालियां मुसलमान देते हैं, ट्विटर पर जाइए, एक्स पर सिर्फ गालियां मुसलमान देते हैं। मैं डर के मारे तो फेसबुक नहीं चलाती हूँ, क्योंकि फेसबुक पे तो और भी ज्यादा गालियां आती है, मैं बिल्कुल टच ही नहीं करती हूँ कि फेसबुक पे मैं जाऊंगी ही नहीं। तो औरत का बुलंद होना ये इस्लाम में बड़ा गुनाह है। आप कह रही हैं जिस तरीके से आपको इतना ट्रोल किया जाता है, भद्दे भद्दे मैसेजेस आते हैं, तो कैसे टैकल करती हैं इन सब चीज़ों को? मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, इग्नोरेंस। लेकिन फिर भी होता है ना कि कहाँ तक आप इग्नोर करेंगे चीज़ों? देखिए, जो मेरे अपने हैं वो कभी भी काउंटर क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। जो मेरे अपने, अब जैसे मेरी शक्ल बिगाड़ दी जाती है ठीक है, तो जो मुझे जानते हैं, जो मुझे देखे हैं, जो मेरे अपने, वो मुझसे क्यों पूछेंगे कि अरे तुम पहले तो चुड़ैल जैसी दिखती थी, अभी बड़ी सुंदर दिख रही हो। जो मेरे अपने हैं वो मुझसे क्यों पूछेंगे? उनको तो देखने से ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऐसी दिखती है, ये बनाया हुआ है ना। अब जैसे 5 शादियों का प्रोपेगेंडा बनाया गया, जो मुझे बचपन से देख रहे हैं, जो मेरे साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी ने नहीं पूछा नाजिया 5 शादी कब हुई, कौन है 5 पति, क्योंकि वो तो मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल। अब मेरा एक रिलेशन हुआ, शादी होने वाली है, तो मैंने सांस भी नहीं लिया और वो चैनल पे आ गया, और 5 शादियां मैं करके बैठ गई और सामने दूल्हा आ ही नहीं रहा है ये कैसे हो सकता है भाई? तो मैं टैकल, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने हैं वो काउंटर नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन अराइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे समझेंगे, वो मुझे जानेंगे।
जो क्रिटिसिज्म करने के लिए मिलते हैं वो करते हैं। अब देखिए मीडिया क्या है, मैं जब बैठूंगी तो वो सवाल करेंगे, उनका काम ही है सवाल करने का। अच्छा, अब एक बार आपके बच्चे को लेकर भी एक सवाल कर दिया, क्योंकि एक नए पापा जो है अब मिलने जा रहे हैं, ऐसे में बच्चे का कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला, और इसी के साथ नाजिया एक माँ के रूप में कैसी है? मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सच अ परफेक्ट मदर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि जितना समय मुझे अपने बच्चे को देना चाहिए मेरे स्ट्रगल के लिए मैं नहीं दे पाई, और मैं सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हूँ। तो बेटे का करियर, अपना करियर, बिल्कुल, बेटे का आगे फ्यूचर, मेरा आगे का फ्यूचर, तो समय में नहीं दे पाई, वो मुझे अफसोस हमेशा रहता है। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी भावुक भी हो जाती हूँ जब मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी एक साल हमारी मुलाकात नहीं होती है। एक साल जी, बेटे से मुलाकात नहीं होती है, तो वो जो समय होता है, तो बेटा कभी बोलता नहीं कि मम्मी मिलना है मुझे? मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और पुनीत जी के साथ मेरे बेटे का रिलेशन बिल्कुल फ्रेंड जैसा है, बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अगर दोनों बॉम्बे में होते हैं तो दोनों मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और पुनीत जी ने भी बिल्कुल बाहें फैला करके और पूरे पूरे दिल से उसको अपनाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, बकरीद की अगर बात कर लें तो बकरे की जो है बलि, एक तरीके से हमारे हिंदू शब्द में एक टर्म जो है बलि यूज़ किया जाता है, तो वो दी जाती है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसे आते हैं कि गायों की जो है उन्हें बलि दी जाती है। और आप तो एक इंटरव्यू में कह भी रही थी कि जो पशु दूध देता है उसकी बलि नहीं लेता, कुरान बिल्कुल ऐसा कहता है। कुरान के हिसाब, तो फिर ये क्या हिंदुओं को जलाने की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुरान के हिसाब से जो भी, जैसे औरत अगर बच्चे को दूध पिला रही है छाती से, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जैसे इस्लाम में औरत अगर गर्भवती है तो ना उसको तलाक दिया जा सकता है और ना उससे निकाह किया जा सकता है, गर्भवती अगर तो बहुत सारे शरायत है इस्लाम में कुरान के हिसाब से। जो लोग जिन्ना का शरिया मानते हैं वो गौ हत्या करते हैं आराम से, क्योंकि जिन्ना के शरिया में जो है वो सिर्फ हिंदुओं को चढ़ाने की बात लिखी हुई है, हिंदुओं को तकलीफ देने की बात लिखी हुई है। दूसरी चीज आती है कि फीमेल जो एनिमल्स होते हैं उसकी तो हत्या जायज ही नहीं है, उसकी तो कुर्बानी जायज ही नहीं है। तीसरी बात आती है कि कुर्बानी ऐसे भी फर्ज नहीं है हमारे देश में, और पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज में जितने भी मुसलमान हैं उसमें से अधिकतर गरीब मुसलमान हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुर्बानी दें, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? बिल्कुल मुसलमान है। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हिंदुओं को चढ़ाने की एक साजिश चलती है, हिंदुओं को तकलीफ देने की एक साजिश चलती है, और उस साजिश में हमारे भारत देश के मुसलमान कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, और उन्होंने अपने सुन्नत में कहा कि आपकी इबादत से अगर किसी को तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज नहीं होगी। ये लौंडे लफंदर रोड पर नमाज पढ़ते हैं, तो आप इनकी तो इबादत जायज नहीं हो रही है। जिन्ना के शरिया को मानने की होड़ में और जिन्ना के शरिया में जो लिखा है हिंदुओं को तकलीफ देना, उसको पूरा करने के चक्कर में भारत देश के अधिकतर मुसलमान कुरान और अल्लाह से दूर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ हिंदुओं को तंग करना है, चाहे फिर वो कैसे भी करे, क्योंकि जिन्ना का शरिया यही बोला है। हाँ, ठीक है। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगी? आई एम नॉट हैप्पी, इवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं अभी भी कहूंगी कि हमारे देश की सरकार को एक बार और सोचना चाहिए, संशोधन की जरूरत नहीं है, वैनिश और इरेज करने की जरूरत है। अच्छा, राजनीति में कदम रखा आपने, क्या मकसद था राजनीति में कदम रखने का? बस मेरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करना और इंडियन जुडिशरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा पावरफुल करना, बस इतना ही मकसद था। ठीक है, आप इतना बेधड़क बोलती हैं, शायद जो मन में है खुलकर बोलती हैं आप, डर नहीं लगता? आदत है बेधड़क बोलने की, डरना होता तो इतने हादसे हो चुके हैं मेरे ऊपर, पहले ही डर जाती, लेकिन डर वर नहीं लगता। अच्छा, फिर भी क्योंकि आप एक मदर भी हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत डर तो लगता होगा। मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आप कह रही थी ना अभी के बार बार आप बोलती हैं, मैं एक्चुअली मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटे की जिंदगी बहुत खूबसूरत बीतेगी मेरे बिना भी, क्योंकि महादेव है रक्षा करने वाला।
चलिए ठीक है। जिस तरीके से आप एंटी मुस्लिम, इस तरीके से जो भी, मतलब मैंने आपको देखा है कि जिस तरीके से आपके अभी आप कंटिन्यूसली जो बोल भी रही हैं, वो मुस्लिमों के फेवर में तो खैर जो देख रहे होंगे उन्हें एक तरीके से खुंदक भी जो है आ रही हो। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगी कि अगर आपके सामने कोई एक बच्चा, छोटा बच्चा, हिंदू ही है, अगर वो किसी लड़की को देख करके सीटी बजाए, आप मना करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं वही कर रही हूँ। तो क्या उस बच्चे के विरोध हो गई आप क्या उस बच्चे के विरोध हो गई? अब 5 आदमी अगर आपको आकर के कहेगा कि ओ तुम्हें तो बच्चा ही पसंद नहीं है, तुम तो बच्चे के विरोध में खड़ी हो गई हो, तुमने तो बच्चे के विरोध में मोर्चा खोल दिया है, तो फिर आपको क्या लगेगा कि यही लोग बेवकूफ है, मैं तो उसको अच्छी अपब्रिंगिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। नाजिया जी, देखिए जिस तरीके से बात कर ली जाए, क्या बचपन का कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसने इस तरीके से आपको बना दिया है? हालांकि जो चीज़ आप कह भी रही हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं दम रखती है, उन बातों में भी दम है, लेकिन क्या बचपन का कोई ऐसा अनुभव जिसने झंझोर कर रख दिया हो? नहीं, मेरा बचपन गरीबी में जरूर गुजरा है, लेकिन बहुत ही पैम्पर्ड और बहुत खूबसूरत अपब्रिंगिंग मेरी हमेशा रही है। ठीक है नाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जो सवाल मैंने किए और बेबाकी अंदाज से जो है आपने रखा, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि बड़े ही बेधड़क बेबाक अंदाज से जो है अपने बातों को उन्होंने रखा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर हर महादेव।